जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। प्यारे बच्चे, आप सब लोग जानते हैं 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। 20 जून से बच्चे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो कि 20 जुलाई तक भर रहे होंगे। तो किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म आ जाना और या कभी आ जाना एक अलग विषय है। बड़ी बात है कि क्या उस परीक्षा के लिए हम तैयार हो पाते हैं या नहीं है। हम बहुत बार परीक्षाओं में बच्चे आवेदन करते हैं, अभ्यर्थी तो हम बहुत सारी परीक्षाओं के बने हैं, और अभी तक अगर आप क्लास देखने आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अभी हम सफलता की तरफ मोस्ट ऑफ आप में से जाना चाह रहे होंगे कि हम लोग सफल हो पाएं। तो अभ्यर्थी हो जाना बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात होती है आप किसी परीक्षा को पास कर लें। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ये जानना जरूरी होता है दोस्त कि उस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं या जो क्वेश्चंस का लेवल है या प्रश्नों का जो स्तर है वो किस तरह का पूछा जाता है। क्योंकि कभी भी हम बिगर प्रश्नों का स्तर जाने या किस तरह के प्रश्न आते हैं और हम तैयारी में जुट जाएं तो एक सही तरीका नहीं होता, एक सही रास्ता नहीं होता। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बिहार पुलिस के पेपर वो ऑफलाइन हुए, तो ऑफलाइन का डेटा भी मार्केट में उस तरह से नहीं आ पाता है, वो पीडीएफ भी नहीं आ पाती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने आ पाते हैं। तो किस स्तर से बच्चे आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आज कल और परसों 3 मेजर पार्ट्स जीके जीएस के लिए, जो कि लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन का पूछा जाता है। साइंस जो कि लगभग 30 क्वेश्चन का पार्ट है, और आपका हिंदी जो कि लगभग 10 क्वेश्चन का पार्ट है। यानी ये 80 मार्क्स बन जाते हैं। जीके जीएस मैं इस सब के बारे में पहले आपको समझा देता हूं, क्योंकि तैयारी करने का अर्थ तभी है जब हम लोग जानते हो कि हमें तैयारी किसकी करनी है और कितनी तैयारी करनी है। तो अगर हम बात करते हैं आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल की, बच्चे बिहार पुलिस भर्ती की बात करते हैं 2023 की, तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को क्या देखनी है। पहले तो ये पेपर होता हुआ आया है आपसे पहले भी कांस्टेबल का। अगर आप देखोगे बच्चे की पेपर की बात करें, 2010 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ, 2014 में पेपर हुआ, 2017 में पेपर हुआ, 2020 में पेपर हुआ, 2021 में पेपर हुआ, और अभी आपके सामने है 2023 की भर्ती। तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो पूछे जाने में क्या है, आपका हिंदी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश आपका, और प्यारे दोस्त मैथ्स, मैथ्स, और हम बात करें आपका जीके जीएस, करंट अफेयर्स, या फिर आपका बिहार का जो जीएस है इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, ठीक है, और एक आएगा आपका साइंस। इस तरह से ये सिलेबस बटा हुआ है। साइंस के बच्चे लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, मैथ के 10 क्वेश्चन, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और बिहार का मिलाकर के 40 क्वेश्चन, और साइंस के 30 क्वेश्चन। इस तरह मिलाकर के कुल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं 2 घंटे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर कितने का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है वो इस बात के बारे में जान लें कि अंकित भाटी सर ने एक वीडियो बनाई हुई है। जो बच्चा किसी भी तरह की जानकारी चाहता हो कि भाई आपके पास ये जानकारी नहीं है, चाहे वो आपकी फिजिकल की मेजरमेंट कि भाई फिजिकल में क्या क्या होता है, या आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, आप एलिजिबल है या नहीं है, क्या किस एज में छूट है, लड़कियों के लिए क्या अलग से पैरामीटर हैं, तो सब के लिए आप वो वीडियो देखना ना भूलें। वो देख करके आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ कि भैया क्या ये परफेक्ट 10 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे जाएंगे। तो बच्चे ये कम ज़्यादा है, हो सकता है 7 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे। ऐसा कहीं आपका नोटिफिकेशन में नहीं है कि परफेक्ट 10 ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 10 भी पूछ सकता है, फिर तो भाई साहब 11 भी पूछ सकता है। हाँ जी, पूछ सकता है। इंग्लिश आप बात समझ रहे, यानी एक परफेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है कि इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे, कम ज्यादा हो सकता है। मैथ्स सभी सब्जेक्ट पर ये ऐसे ही बच्चे लागू होता है कि सभी सब्जेक्ट से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाए, एकदम जरूरी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो पहले तो ये तैयार हो जाइए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अगर हम बात करें भैया जी वैकेंसी कितनी है, तो 21,391 पद हैं दोस्त।
लेकिन क्या वैकेंसी सच में इतनी है? तो वैकेंसी कितने बच्चे चुने जाने, इसका गुणा 5 में, और गुणा 5 करें तो क्या बोलोगे? 5 5 9 और नहीं 106, 1,06,955 बच्चे चुने जाएंगे। तो बच्चे नंबर ऑफ वैकेंसी 1,06,000 है, क्योंकि परीक्षा में आप लोगों को पास होना है, और परीक्षा में एक चीज लिखी हुई है नोटिफिकेशन में 30% लाना अनिवार्य है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। 1,06,000 बच्चे चुने जाने हैं, और ये 1,06,000 बच्चे किस मेरिट पे चुने जाएंगे? हो सकता है 40% भी मेरिट जाए, जहां ये 1,06,000 बच्चे हो सकता है 50% पर हो जाए, तो 50% मेरिट चली जाएगी। ठीक है, अगर 25% पर इतनी वैकेंसी हो पाती है तो 25% ही जाएगी। तो 30% पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस बात पर देना है कि वैकेंसी इतनी है, फिजिकल स्ट्रांग चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये मेरिट क्या आपकी काउंट होगी? ये मेरिट आपकी काउंट नहीं होगी। लेकिन ऐसी भूल अगर आपने देखा होगा, अभी एसएससी सीजीएल परीक्षा हुई, कंप्यूटर क्वालिफाई था, बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर को नहीं पढ़ा, मतलब हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा क्वालिफाई है तो ऐसा पूछा जाएगा कि क्वालिफाई तो हम हो ही जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी मेरिट होने के बावजूद आज फिर से तैयारी करना उनको पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ को हम हल्के में ले लेते हैं कि आसान है, और मैं मान लेते हैं क्वालिफाइंग है तो आसान है। तो वही क्वेश्चन दिखाने के लिए मैं आप लोगों को आया हूं कि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस पेपर को हल्के में ना ले, आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी बच्चे भर्ती होने का सपना देखते हैं कि मेरा फिजिकल स्ट्रांग है, तो भैया पढ़ाई भी थोड़ी स्ट्रांग चाहिए, मतलब ऐसे हवा में काम नहीं हो जाएगा। तो बिहार पुलिस पिछले 2021 के कैसे प्रश्न पूछे गए आपका, अगर मैं बात करूं आपका 10, 12, 14, 17, ठीक है, यहां तक पेपर का जो स्तर था जीएस का वो बहुत साधारण रहा, हिंदी अंग्रेजी का। 2020 भी हम लगभग साधारण कह सकते हैं, 2021 में अच्छा पेपर हुआ, अच्छा पेपर, ये बात याद रखें। तो जब अच्छा पेपर हुआ तो यहां ध्यान से देखेंगे कि प्रश्नों का क्या क्रम रहा, कैसे प्रश्न आपके पूछे गए। तो भैया क्या आपका हर किसी सेक्शन में जी के जीएस, आज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कल मैं क्लास आप लोगों के लिए हिंदी की लेके आऊँगा इस 10 क्वेश्चन की टोटल, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और परसों यानी कि आपका 20 जून को मैं साइंस की क्लास लेके आऊँगा, ताकि मैं आप लोगों को ये कम से कम बता पाऊँ कि भैया ये इस तरह आप तैयार रखें। और प्यारे बच्चे, अपना वही लेवल आप अपनी तैयारी के दौरान जहां से जैसे भी आप तैयारी करें उसी स्तर की तैयारी करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आगे आते हैं। तो आज इन क्वेश्चनों को देखेंगे। 2021 जैसे यहां पर मैंने शिफ्ट लिखी हुई है, ये 14 फरवरी 2021 पहली शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कि आप अगर किसी और स्टेट के लिए आप अभी तक तैयारी कर रहे थे तो कितने प्रश्नों के जवाब आप दे पाते हैं। आप खुद को समझना कि 2021 का आज 2 साल बाद पेपर होगा, क्या इससे कठिन प्रश्न आएंगे? ऐसा कभी मत मानो, इससे आसान प्रश्न आएंगे ऐसा ना मानो। बस हमको ये जानना होता है एनालिसिस करके कि हाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक स्तर, एक अच्छा लेवल हो सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जैसे प्रश्न पूछा गया, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? राज्य यानी कि स्टेट को, स्टेट को कहा द इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यानी अगर राज्य ना होता तो बड़ी परेशानी होती, जैसे ईश्वर ना होता तो बड़ी परेशानी होती, ऐसी संकल्पना कर दी। और ये किसने कर दी? हीगल ने। ऐसा ही भाई साहब अरस्तू ने कहा। अरस्तू ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया स्टेट के ऊपर। अरस्तू ने कहा था जो राज्य है वो व्यक्ति से पहले है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो बड़े पूछे जाते हैं। आज ही की क्लास में मैं दिखाऊंगा 2021 में बहुत सारे। हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस के अधिवेशन, लेकिन स्टेटमेंट पूछे गए कि उस अधिवेशन में कौन सा स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, क्या बोलोगे? राज्य का कौन सा स्टेटमेंट दिया? राज्य व्यक्ति से पहले है, ये स्टेटमेंट किसका है? ये अरस्तू ने दिया था राज्य को। ठीक है, दूसरा, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? हालांकि बहुत सारे आसान प्रश्न भी पूछे गए, लेकिन आसान प्रश्न जवाब सबको दे देने हैं। ठीक है, तो कौन सा है सामंतवाद के पतन का कारण? यानी जो फ्यूडलिज्म था, ये फ्यूड क्या होता है? सामंत। देखो बच्चे, राजा के पास, राजा के क्षेत्र में बहुत सारी जमीन होती थी। राजा जिसको उस जमीन को सौंपता था, जो जमींदार था, उसको बोलते थे फ्यूड यानी सामंत।
और एक समय यूरोप में ऐसा रहा कि शक्तियां सामंत के हाथ में रहीं, मतलब गद्दी के हाथ से भी ज्यादा अधिकार सामंतों के हाथ में रहे। लेकिन फिर ये सामंतवाद जो था, जो सामंत था, इनकी शक्ति क्यों कमजोर हो गई, क्यों इनका पतन हो गया? क्योंकि जो कृषक विद्रोह हुए, जो किसानों ने विद्रोह किए, क्योंकि उनका इन लोगों ने बहुत उत्पीड़न किया, बहुत परेशान किया, उनसे जबरदस्ती लगान ली, तो बहुत सारे किसानों ने विद्रोह किए। ठीक है, बहुत सारे किसानों ने क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। किसके खिलाफ? सामंतवाद के खिलाफ। छापे खाने विकसित हो गए, तो खबरें भी लोगों तक फैलने लगी, खबरें भी लोगों तक पहुंचने लगी। लोगों को ये बताया जाने लगा कि भाई साहब इस तरह से ये आप लोगों के साथ सामंत गलत कर रहे हैं। तो शिक्षा बढ़ी और गांव के जो वो लोग थे वो आपका शहरी विकास की तरफ चले गए, जहां कोई जमींदारी सिस्टम नहीं था, कोई सामंतवाद नहीं था। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा और शहरी केंद्रों का विकास हुआ, ये सामंतवाद के पतन का कारण बना। किसानों की निर्धनता तो सामंतवाद को बढ़ाने का कारण था कि वो गरीब थे, उनको मजदूरी करनी पड़ती थी। ठीक है, सामंतों की स्वेच्छाचारिता ये सामंतवाद का कारण है। चर्च और सामंतवाद के मध्य अंतर्विरोध, यानी उनके बीच में एक विरोध था, ये भी सामंतवाद का कारण था, क्योंकि वो तानाशाह बन गए थे सामंतवाद, इसलिए विरोध रहता था उनका। ठीक है, तो वीर चपराना बोले कि भैया बेहतरीन आते हैं प्रश्न। हाँ भैया, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल में मिले हैं? क्या रोम से हम लोग व्यापार करते थे, इसके अवशेष हमको कहां से पता चले? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर डी आता हुआ, अरिकामेडु, पुडुचेरी से हमको ये पता चलता है दोस्त कि हम लोग यहाँ रोम से व्यापार करते थे। रोम से व्यापार, ताम्रपर्णी ये पूर्व तट पर था, बृहकच्छु ये पश्चिमी तट पर था। पुडुचेरी में स्थित है अरिकामेडु, जो बताता है कि हमारा रोम से व्यापार होता था। अच्छा, कैसे होता था जी? जल से या स्थल से, यानी जमीन से और पानी से, तो दोनों से होता था, बाय लैंड और बाय वाटर, दोनों तरीके से होता था। बहुत बढ़िया। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? राजपूत काल में बोलेंगे जी, कौन सी जाति आई? अगर आप पढ़ते होंगे बच्चे, जो हमारा ऋग्वेद है, जो इतिहास के पुराने स्टूडेंट रहे, मैंने आपको बताया ऋग्वेद में हमारा एक पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में एक व्यवस्था बताई गई है जिसका नाम रखा गया है चातुस्वर्णीय व्यवस्था। क्या? चातुस्वर्णीय, यानी चार वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और वो चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और आपका शूद्र हैं। तो ये चार तो पहले थे। तो ये कायस्थ कब आए हैं? कायस्थ आए आधुनिक समय में, राजपूत काल में आए कायस्थ। बाकी चार क्या थे? ये पहले से थे। शिक्षा लेने आदि का काम जो करें ब्राह्मण, रक्षा आदि का काम जो करे वो क्षत्रिय, और जो अपना व्यापार आदि करें वो आपका वैश्य, और शूद्र जो अपना काम करे, कोई भी व्यक्ति हो। जाति से इनका कोई अर्थ नहीं था, जाति से इनका लेना देना नहीं था। ये विभाजन था कर्म के आधार पर, कौन क्या काम करता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर अध्यापन का काम करता था तो ब्राह्मण होता था, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, रक्षा का काम करे तो आपका क्षत्रिय, कोई भी जाति का व्यक्ति हो तो क्या बोलेंगे कि वो होता था आपका शूद्र की, अगर वो अपना कार्य कर रहा है, अपना स्वयं का काम। ठीक है, तो कौन सी आई आपकी? हम कहेंगे जी कायस्थ आए राजपूत काल में। हड़प्पा के निवासी रिक्त स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा की सभ्यता है बच्चे 1901 में आपका खोजी गई। किसके द्वारा खोज हुई जी? सॉरी 1921, दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो ये हड़प्पा सभ्यता किसके साथ व्यापार करती थी? बड़ी बात है, क्या जावा द्वीप के साथ व्यापार था, क्या चाइना के साथ? नहीं जी, मेसोपोटामिया। कितने बच्चे बता पाएंगे कि देश मेसोपोटामिया कौन सी कंट्री को हम कहते थे? तो हमारा आंसर होगा जी ईरान को बोलते, ईरान को। जो आज वर्तमान ईरान है हमारा, इसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। और ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसको हम सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। और इससे भी हमारा दोनों तरह का व्यापार था बच्चे, सुमेरियन सिविलाइजेशन बोले या आपका सुमेरियन सभ्यता, आप इसको कह सकते हैं, दोनों। ठीक है, और
पोटो जो ये मैसोपोटामिया यानी मैसो मतलब मध्य, पोटामैक यानी पोटामैक नदी के किनारे, तो यहां से हम व्यापार करते थे। रिक्त स्थान मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। बड़े जबरदस्त प्रश्न पूछे गए जी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे कौन? शेख फरीदुद्दीन। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मस्ती करते हुए, नहीं प्लीज बहुत ध्यान से, कभी भी शुरुआत करें तो कहते हैं कि हमको जो होना है उसके जैसा हो जाना चाहिए, अच्छे छात्र की तरह। एक निवेदन और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूं इसके लिए। तो मस्ती ठीक है लेकिन कभी कभी ठीक है। बोले किसके बच्चों का आंसर आया? शेख फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन ओलिया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी या बहाउद्दीन जकारिया, किसके थे? तो क्या आंसर आना चाहिए जी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। निजामुद्दीन ओलिया नहीं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य पूछे, गुरु नहीं, तो क्या बोलोगे? नागौरी शिष्य थे। जैसे निजामुद्दीन ओलिया क्या मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे? भैया ये तो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन ओलिया। और निजामुद्दीन ओलिया जय का भी शिष्य कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। भाई अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन ओलिया। और निजामुद्दीन ओलिया के गुरु कौन है? वो बाबा फरीद है। क्या बोलोगे? वो बाबा फरीद है। तो जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं वो मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, और इसको हम बोलते हैं क्या? चिश्ती सिलसिला, या इन्होंने सूफी सिलसिला हमारे देश में चलाया। मुझे बता सकते हैं आप इनकी दरगाह कहां पर है? तो जो सूफी सिलसिला किसने चलाया है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने चलाया है, ठीक है। और इनकी दरगाह कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, अजमेर शरीफ। और जो सूफी सिलसिला है उसमें गुरु को क्या कहते हैं और शिष्य को क्या कहते हैं? तो गुरु को बोलते हैं पीर। सूफी परंपरा में गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को कहा जाता है मुरीद। कहता ना कि मैं तुम्हारा मुरीद हो गया, फैन बोलते हैं जिसको, शिष्य मुरीद बोलते हैं। और जहां पर ये लोग रहते थे, जहां ये अपने उद्देश्य देते थे, आश्रम, उसको बोलते थे खानकाहा। खानकाहा, खानकाहा, ये सूफी सिलसिला था। दरअसल में सूफी सिलसिला देश में चला क्यों? आप लोग जानते होंगे जो इस्लाम है वो दो वर्गों में बटा हुआ। कौन कौन से? शिया और सुन्नी। तो शिया और सुन्नी के बीच के मतभेद को खत्म करने के लिए देश में सूफी सिलसिले की शुरुआत हुई, और जिसको किसने चलाया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने चलाया। कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? धार्मिक, क्या बोलेंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? धार्मिक अनुष्ठान किस में बताए गए हैं? कुछ बच्चों का आंसर आएगा तो सामवेद क्या बताता है? संगीत, म्यूजिक के बारे में बताता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें, आपका विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक भी मानी गई है, सबसे पुराना वेद भी यही है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ आदि के लिए कौन है? धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है? यज्ञ, जिसको हम सही उच्चारित करें तो यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ। तो यज्ञ किस में है? यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में तो जादू टोना, वशीकरण, फसल, आपका जो फसलों में आपका रोग हैं आदि बताए गए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, बोलेंगे क्या लिखा बच्चे ने, दिखाएं। ऊपर गया कमेंट, दिखाएंगे दोबारा, आगे आएंगे। बंबई में नाविक विद्रोह जो सेलर्स रिवोल्ट हुआ, ये कब हुआ था? ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? बता दिया, सिद्दीकी अली। मैंने बोला ना बाबा फरीद, जिनको हम क्या बोलते थे? उस्मान हारूनी भी बोलते थे, उस्मान हारूनी, वो उनके टीचर थे, अभी तो बताया था। तो क्या बोलोगे कब हुआ ये विद्रोह शुरू? 22 जनवरी 1946 या 18 फरवरी 1946 को? तो आंसर होना चाहिए 18 फरवरी 1946। नाविक विद्रोह दरअसल में भारत की आजादी के पहले की एक घटना है। एक नेवल शिप थी, जो दरअसल में उस समय तो ब्रिटिश थी, लेकिन हम बोलते हैं उसको इंडियन नेवल शिप, तलवार पर यह हुआ था। और रंग भेद के कारण ये हुआ,
रंग भेद के कारण ये हुआ था। वजह क्या थी इसकी? रंग भेद। क्या बोलोगे? यानी कि नस्लीय अपमान हो गया, एक नस्लीय अपमान हो गया। भारतीय सैनिकों को इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया। ठीक है, याद रखेंगे। एक यहाँ पर एडमिरल था ग्राडफे, उसने तो धमकी तक दे दी, बोला कि मैं तुमको तोप से उड़ा दूंगा, लेकिन तब भी हमारे सैनिक डरे नहीं। उसी को हम बोलते हैं किसको? सेलर्स रिवोल्ट। ठीक है, सेलर्स रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ये जगह भी पूछ लेता है। नाविक विद्रोह बंबई में हुआ था। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्ष भाषण में किसने कहा? यह बात मैं तुमको बता रहा था कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है भैया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है आज? जो क्वेश्चन है वो लगभग कितने क्वेश्चन है टोटल? 70 क्वेश्चन है टोटल, 70। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में किसने कहा? यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब? 1936 में कहा था। और 1936 में बच्चे लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने ये बात कही। कहां पर? लखनऊ में इन्होंने ये बात कही थी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। प्यारे दोस्त, आप बताएंगे किस किस वर्ष में रहे? 1938 और 1939। 1938 में ये त्रिपुरा में रहे थे, नहीं सॉरी, त्रिपुरा नहीं बोलेंगे, त्रिपुरी है, और त्रिपुरी भी 1939, क्योंकि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट वही है। 1938 में रहे थे हरिपुरा, गुजरात। हरिपुरा में पहली बार अध्यक्ष बने, प्रभाव बढ़ा। दूसरी बार त्रिपुरी में क्या हो गए? ये गांधी जी की चाहत के खिलाफ, गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये कांग्रेस के अब अध्यक्ष रहें, तो इनको अध्यक्ष पद से फिर इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे बी पट्टा भी सीतारमैया, उनको इन्होंने हरा दिया। बी पट्टा पर भी सीतारमैया को 1377 वोट मिले, सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 वोट मिले, तो ये जीत गए। तो फिर क्या होता है भाई साहब? यह इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इसी को हम बोलते कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। तो ये कांग्रेस छोड़ के चले गए अध्यक्ष पद से। तो फिर अध्यक्ष कौन बने थे? यहां पर इनकी जगह अध्यक्ष बने थे फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले प्रेसिडेंट हैं, पहले राष्ट्रपति हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी बता सकते हैं? 1905 बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बनारस में। और राजेंद्र प्रसाद जी तो बच्चे 1934 में, 1939 में भी रहे, 1947 में भी रहे। आगे आएंगे। ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किसी अन्य नाम से जानते हैं? बोलेंगे। एक कन्फ्यूशियस हैं, इनका क्या नाम है? कन्फ्यूशियस बड़ा सम्मान है बच्चे, जैसे हमारे देश में गौतम बुद्ध जी पूजनीय है, ऐसे ही चाइना में कन्फ्यूशियस बहुत पूजनीय है। तो कन्फ्यूशियस का दूसरा नाम क्या है? कुंजफुत्से। कुंजफुत्से का अर्थ होता है शिक्षकों का शिक्षक, शिक्षकों का शिक्षक, टीचर ऑफ टीचर्स। शिक्षकों का शिक्षक किसको कहा गया है? वो कन्फ्यूशियस को कहा गया है। और इनकी एक बड़ी चर्चित बुक है। कौन सी बुक है इनकी? बुक का नाम है चिन च्यूकिंग। चिन च्यूकिंग पुस्तक किसकी है? वो कन्फ्यूशियस की ही बुक है। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था कि एक बड़ा स्टेटमेंट है इनका भी प्रसिद्ध, कि नफरत करना आसान है और प्रेम करना बहुत मुश्किल है। मतलब हम अपने जीवन में नफरत बड़ी आसानी से कर लेते हैं, हमको किसी की बुराई करनी होती है, हम बड़े प्यार से कर लेते हैं, सेकंड लगते हैं हमको। लेकिन किसी की तारीफ हम लोगों से नहीं हो पाती, किसी से प्रेम हम लोगों से नहीं हो पाता है, तो वो बहुत कठिन है। नफरत आसान है, ये इन्होंने ही कहा था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बच्चे, अगर हम देखते हैं आपका मगध साम्राज्य को, तो मगध साम्राज्य पर 4 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और फिर आपका अंत में कौन सा हुआ? मौर्य वंश। यानी पहले हर्यक हुए। हर्यक वंश के संस्थापक कौन रहे? बिंबिसार रहे, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक स्वयं शिशुनाग रहे, उन्हीं के नाम पर यह वंश है। नंद वंश के संस्थापक कौन रहे जी? महापद्म नंद रहे। और फिर आता है आपका मौर्य वंश।
मौर्य वंश के संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का अंतिम शासक रहा बृहद्रथ। कहते हैं कि जो प्राचीन मगध था वो बृहद्रथ नामक एक इंसान से शुरू हुआ, उसका भी नाम बृहद्रथ था, और जहां पर ये वंश खत्म हुआ वो भी बृहद्रथ ही था। तो अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, मौर्य वंश का। हम कह सकते हैं प्राचीन मगध किससे शुरू होता है? बृहद्रथ से। वो एक अलग आदमी था, ऐसा नहीं कि भैया वही आपका जीवित रहा क्या इतने दिन, नहीं, वही जीवित नहीं रहा, वो एक अलग बृहद्रथ है। जैसे आपके गांव में एक राहुल बहुत छोटा होगा और एक बहुत बड़ा राहुल भी होगा, ठीक है, ऐसे दोनों अलग अलग हैं बृहद्रथ। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? क्या सभी क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए थे? नहीं, मैं क्रम से आपको बता रहा हूं सारे सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे गए, तो उनके क्वेश्चन हम क्रम से कर रहे होंगे, ठीक है। बताइए जी, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए? तो ये स्पेन से आया था। कहां से? स्पेन से आया था, और स्पेन के पोलास बंदरगाह से इसने अपनी यात्रा शुरू की कोलंबस ने। और 1492 में इसने क्या खोजा? अमेरिका का जो मार्ग है, अमेरिका नहीं, अमेरिका का जो समुद्री मार्ग है, वहां ये पहुंच गया ना, वहीं पर रेड इंडियन प्रजाति देखी इसने, इसको भारत समझ कर ये पहुंचा। जैसे कोलंबस भारत में पहुंचा 20 मई 1498 कालीकट केरल पर। तो कहां से इसने अपनी यात्रा शुरू की? पोलास बंदरगाह। ये कहां का? स्पेन। पहुंचा कहां? अमेरिका पहुंचा। कहां पहुंचा? अमेरिका ये पहुंचा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? और अब मैं बताऊंगा कि इतिहास में आप जब अपनी तैयारी करें तो आप किन चीजों पे फोकस करें, क्या पूछा जाएगा। ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ चंपारण किया उन्होंने, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ, महंगी बागान व्यवस्था के खिलाफ तो बागान नहीं, मिल श्रमिकों के लिए तो उन्होंने भैया अहमदाबाद में किया था, जानते होंगे आप इस बात को। हाँ जी भैया, तो भाई साहब अहमदाबाद में उन्होंने किया था 1918 में। गांधी जी ने 2 आंदोलन किए थे। एक तो मिल मजदूर जो प्लेग का बोनस मांग रहे थे, कह रहे थे हमको बोनस दे दो 50%, लेकिन वहाँ के मिल मालिक कहते थे 20% देंगे। बाद में गांधी जी गए और 35% पर बात बन गई, यानी बीच का रास्ता ढूंढ लिया, आंदोलन भी खत्म और उधर मिल मालिक भी खुश। तो ये अहमदाबाद में हुआ। ऐसा ही किसानों के लिए हुआ था खेड़ा आंदोलन, उनके ऊपर लगान थोप दी थी, वो भी 1918 हुआ। ये 1917 का चंपारण हुआ, किसके खिलाफ? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। हमारे किसानों से बिहार में नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती जो किसानों की जमीन को तो बच्चे अनुपजाऊ बनाती थी, साथ में उस पैरों से उस नील को खोदना पड़ता, जो शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक था। नील मतलब जो आप अपने शर्ट में लगाते थे, व्हाइट शर्ट में लगाया आपने स्कूल के टाइम पे या नहीं? हाँ जी लगाया है, वही नील की खेती। कि इन्होंने, अंग्रेजों ने नियम बनाया कि किसी भी खेत के 3/20 हिस्से पर, 20 हिस्से से मतलब 20 बीघे जमीन अगर किसी के पास है तो 3 बीघे पर नील की खेती जरूर करनी होगी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि किसानों को दिखा कि यार बड़ी दिक्कत है, तो किसानों ने फिर किसको भेजा गया था गांधी जी को मनाने के लिए? राजकुमार शुक्ल को। इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया, क्योंकि गांधी जी 1915 में देश में आ चुके थे, 9 जनवरी 1915 को। तो राजकुमार शुक्ल जी गए, मजरहुल हक उनके कहने पर चिट्ठी लेके गई उनकी। तो यहाँ पर बहुत सारे बिहार के नेता, अनुग्रह नारायण थे आपके, JB कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये लोग इनके साथ में रहे। तब क्या बोलोगे? चंपारण सत्याग्रह को खत्म किया गया। यहाँ गांधी जी ने जब भ्रमण किया तो इनको पता चला कि भैया अभी यहाँ पर थोड़ा शिक्षा का स्तर नीचे है, इसको उठाना होगा। तो पहला स्कूल भी गांधी जी ने यहाँ स्थापित किया। कौन सा था पहला स्कूल जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान खोला गया था? आपका बरहवा लखनसेन गांव में, बरहवा लखनसेन गांव में पहला स्कूल बिहार में स्थापित किया। किस आंदोलन के बाद में? चंपारण के बाद में। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन देश में किए। जैसे बच्चे अगर हम बात करते हैं आपका असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी का पहला जन आंदोलन था 1920 में। 1930 की अगर हम बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये आंदोलन किनके थे? ये गांधी जी का आंदोलन थे।
1919 से 1924 तक जो चला खिलाफत आंदोलन, उसको भी गांधी जी का ही सपोर्ट था। ठीक है, आगे आगे। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया? दांडी मार्च लाहौर से शुरू किया, साबरमती आश्रम से, कराची से, अमृतसर से। जब देश में गांधी जी आए प्यारे दोस्त 9 जनवरी 1915 को, तो गांधी जी को भारत की राजनीति एकदम से समझ नहीं आई। तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी से कहा कि तुमको अभी 1 वर्ष अध्ययन करना होगा। तो 1915 में कोचरब में गांधी जी आकर के रुके और उसी आश्रम को उन्होंने 2 वर्ष बाद यानी 1917 में साबरमती में बनाया, साबरमती नदी के किनारे गुजरात में। तो यहीं से उन्होंने दोस्त अपना दांडी मार्च शुरू किया और यहां से कहां तक गए? साबरमती से दांडी। और दांडी किस जिले में पड़ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात के किस जिले में? तो दांडी नवसारी डिस्ट्रिक्ट तक ये गए, बड़ा पूछा जाता है, नवसारी जिला। और नवसारी जिले तक जब ये जाते हैं यात्रा के दौरान, तो आप लोगों को पता होगा 78 सहयोगी इनके साथ थे। कितने? 78 सहयोगी। मुझे बताएंगे कितनी दूरी गांधी जी ने इस समय तय की? गांधी जी ने, तो क्या बोलोगे? ये आंदोलन चला 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 24 दिन की टोटल ये यात्रा थी। दिन भी पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, 340 मील, और भैया बहुत ज्यादा हो जाएगा हाँ, 241 माइल एकदम से ठीक है, 240 मील है, उसको हम कहेंगे। तो चले, किसके खिलाफ था ये? नमक कानून के खिलाफ था, जो अंग्रेज नमक कानून लेके आए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई। अब इतिहास के प्रश्न खत्म हो गए, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं यहां पर। तो हिस्ट्री में बच्चे आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे, आप कह पाए होंगे कुछ प्रश्नों का उत्तर बेहद शानदार आप लोगों को देना पड़ेगा। यानी प्रश्नों का स्तर मानोगे बहुत अच्छा था या नहीं? कुछ प्रश्नों का, कुछ हमारे पढ़े हुए हैं जी। तो कहीं जब बच्चे फाइट होती है और भर्ती कैसी भी रहे, प्रश्न जो कठिन है उसी का ज्यादा महत्व है परीक्षा में, बात तुमको माननी होगी। ठीक है, अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, तो जितना मैंने देखा कि मध्यकालीन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप बिहार के लिए तैयारी करें तो आधुनिक को पढ़ना और प्राचीन को पढ़ना बहुत अच्छे से, इस तरह से। ठीक है, आगे आइए। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनको नेशनल हाईवे हम बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, कौन सा है? किसमें सबसे ज्यादा है? तो भाई साहब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है नेशनल हाईवे। क्या बोलोगे? सर्वाधिक कंक्रीट की सड़कें हैं इसमें, और ये सबसे ज्यादा यानी कि पक्की सड़कें ज्यादा है, कंक्रीट से बनती है ना सड़कें। और ये इसका प्रभाव इसको ज्यादा क्यों हुआ महाराष्ट्र पर ही? क्योंकि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सबसे ज्यादा कार्य भी यही हुआ। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आई थी? सन 2000 में। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब की है? 2000 की है। अच्छा, कच्ची सड़कें मैं आपसे पूछ लूं अगर भारत में, इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए कि कच्ची सड़कें ये कहां पर सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे ओडिशा में। देश में हालांकि अभी नेशनल हाईवे बहुत सारे बनने हैं, अभी 2% पर नेशनल हाईवे हैं। हमारे देश की आप सोचो, अगर हम सबकी गति देखें तो हमारे देश में वाहनों के चलने की स्पीड है लगभग, अच्छा आप बताओ एवरेज स्पीड हमारे देश की क्या होगी? पूरे देश की काउंट करें सभी वाहनों की, एवरेज क्या निकल के आएगा? तो एवरेज आता है हमारा 50 के आसपास। पूरे देश का एक औसत, गति का औसत, वाहन गति का 50 का। लेकिन आप जर्मनी में देखेंगे दोस्त, जर्मनी में 140 है। क्यों भैया, वहां क्या गाड़ियां इतनी रफ्तार से चलती है? नहीं, उन्होंने अलग से हाईवे बनाए हुए हैं। कभी कभी दोस्त हमारे देश के कोने से सब्जी चलती है और देश के कोने तक दूसरे तक पहुंचती है तो सड़ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका लाइफ 24 घंटे 48 घंटे ही होता है, वो खराब हो जाती है। ये देश को एक नुकसान है। नेशनल हाईवे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि देश की क्या है, एक एवरेज स्पीड बढ़ाई जा सके। सुपर कार नहीं चलती है ऐसा नहीं है,
सुपर कार चलती है, वहां पर एक बच्चा कह रहा है ऊपर नाम दिखाएं, क्या है इनका, केशव। नहीं, सुपर कार नहीं, उन्होंने अपनी सड़कें सुरक्षित कर रखी हैं, उनकी सड़कों पर कोई जानवर भी नहीं जा सकता, तो एक गति से आप चल सकते हैं वहाँ। हमारे यहाँ नीलगाय आ जाती है बीच में एकदम से सड़क पे, और शीशे में बैठ जाती है अंदर जाके, और ड्राइवर से कहती है तू साइड हो जा, तू पिछली सीट पे बैठ या साइड में भी गाड़ी मैं चलाऊंगी। आगे आएंगे। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सी है? सिंगरौली। ऐसे ही कुत्ता आ जाता बाइक के सामने, कह रहा कि तू उस बाइक से साइड हट जा, भी मैं चलाऊंगा बाइक, तो नीचे आ जा सड़क पे। कोई भी आ जाता है एकदम से, तो ऐसा होता है, इसलिए सड़कें सुरक्षित होनी जरूरी है। तो कोयला खान में मध्य प्रदेश में स्थित है रामगढ़, लखनपुर, देवगढ़। ये तीनों कहाँ के हैं भाई साहब? ये तीनों तो नहीं है, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? ये तीनों के तीनों झारखंड के हैं। कोयला मध्य प्रदेश, सिंगरौली, ब्लैक डायमंड सिंगरौली में मिलता है। मध्य प्रदेश में सुहागपुर भी है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जोहला भी है। अच्छा, मैं कोयले में अगर बात करूं, कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है? कोल में ब्लैक डायमंड जो होता है, ये काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी जिसको हम कहते हैं, तो कोयला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में होता है। और भारत की स्थिति जो है वो कोयले में वो 5वीं है, भारत 5वें स्थान पर आता है कोयले में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो गंगा बेसिन का भाग नहीं है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी जो गंगा का प्रवाह क्षेत्र है उसमें नहीं आता है। बेसिन का मतलब उन नदियों के द्वारा जो क्षेत्र फैलाया गया है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गंगा बेसिन की, तो इसमें मुख्यतः उत्तर भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे मैं बात कर लूं बच्चे, आपका राजस्थान आएगा क्या? हाँ जी। मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, क्या पंजाब आएगा? पंजाब में बच्चे प्रवाह किस नदी का है? जरा सोचिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लॉजिकल, यानी आप लॉजिक से सोचे तो बना पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कहेंगे कि जी पंजाब में तो सतलज का प्रभाव है। बहुत सारे बच्चों ने लिखा, वेरी गुड। क्या बोलोगे? सतलज का प्रभाव यहां पर है, तो ये क्या होगा आपका? ये सतलज बेसिन हो गया, सतलज बेसिन हो गया। गंगा में तो बच्चे छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे एक उत्तराखंड में भी गंगा का प्रभाव है, उत्तराखंड बेसिन बोलेंगे हम। पश्चिम बंगाल हम कह सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हम कहेंगे। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। गंगा बेसिन पर भारत की सबसे बड़ी आबादी आश्रित करती है। हमारे देश के 43% लोग ऐसे हैं जो गंगा बेसिन पर, यानी उसी के जल पर, उसके द्वारा खेती, इस पर डिपेंड करते हैं, आश्रित हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 आई। इसके अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत किस राज्य में वनाच्छेद क्षेत्र द्वितीय न्यूनतम है? यह प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चे मैंने जो एनालिसिस किया बिहार के प्रश्नों का, तो मैंने एक बात देखी कि द्वितीय न्यूनतम पहली स्थिति अभी कोयले में पूछ ली, खान पूछी, लेकिन ज्यादातर प्रश्न दूसरी और तीसरी स्थिति से हैं। तो सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कभी भी किसी का पढ़ो, याद रख लेना। अब नहीं, 2010 से ऐसे ही पूछता है। क्या कहेंगे जी, किसका है दूसरा? तो पहला तो हरियाणा का हो गया, पहला तो हरियाणा का हो गया। दूसरा किसका बोलेंगे? पंजाब का है जी। क्या बोलोगे? पंजाब का। रिपोर्ट में सबसे कम है, यानी हरियाणा का। अच्छा, सबसे ज्यादा किसका है वन रिपोर्ट के अनुसार? ये मैं आपको अक्सर पढ़ाता रहा हूं प्रश्नों में भी। सबसे ज्यादा तो आप कहेंगे भैया मिजोरम का तो परसेंटेज में, मिजोरम का तो प्रतिशतता में 84.53% है, अगर प्रतिशत में पूछे। अदरवाइज प्रतिशत ना पूछे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। किसमें? एमपी में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब है कोई, किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है? लाल पुष्पीय पादपों के, लाल रंग की मछलियों के, विलुप्त प्राय पादप और जंतुओं के, लाल आंख पक्षियों के। अब ऐसे प्रश्नों को देख के लगता है कि जी हम फतेह कर जाएंगे। वेरी गुड। सी किसके? जो आपके बच्चे विलुप्त प्राय, यानी जो संकट प्राय हैं, जो खत्म होने की तरफ है, संकट प्राय जातियों का। और एक है आपका IUCN। ये 1964 से इस
रेड बुक को जारी करता है? IUCN बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो रेड डेटा बुक को जारी करता है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे। MTS में भी आपका भी SSC ने भी क्वेश्चन पूछा था एक रेलवे से। ऐसा नहीं है कि रेलवे का क्वेश्चन हम लोग कई बार मान लेते कि रेलवे में ही पूछा जाएगा, नहीं। गोरखपुर, भुवनेश्वर, हाजीपुर या फिर कोलकाता में? हाजीपुर में पड़ता है भैया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। गोरखपुर में किसका है? पूर्वोत्तर का है। क्या बोलोगे? पूर्वोत्तर का है। भुवनेश्वर उड़ीसा में अगर हम बात करें पूर्व तटवर्ती का है, ईस्ट कोस्ट का, पूर्व तटवर्ती का। और कोलकाता में किसका है? कोलकाता में है ईस्ट रेलवे का, पूर्व का। पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट का है वहां पर कोलकाता। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मुंबई है, बड़े जोन, बड़े हेडक्वार्टर मुंबई में है वेस्टर्न रेलवे का, पश्चिमी का। जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में उत्तर रेलवे का, नॉर्थ का, उत्तर रेलवे का। चेन्नई की बात करें, चेन्नई, चेन्नई में किसका हो जाएगा आपका? साउथ का, साउदर्न रेलवे का है, ठीक है। और मुंबई में एक और है आपका केंद्रीय रेलवे, सेंट्रल रेलवे का भी कहां पर है? मुंबई में। दो हो जाते हैं। क्या बोलोगे? केंद्रीय रेलवे का भी कहां पर है? केंद्रीय रेलवे का भी मुंबई में ही हेडक्वार्टर है जी। नेक्स्ट, पवनों और उनके प्रवाह क्षेत्र को सम्मिलित कीजिए। पवने, अच्छा कभी कभी हमको ये नहीं लगता होगा कि ऐसा किस किस के माइंड में आता होगा। मुझे लगता है कि ऐसा किसी किसी बच्चे के दिमाग में आता होगा, वो सोचता होगा कि जी ये प्रश्न तो हो चुके, आ चुके बिहार पुलिस में, हम इनको अब क्यों कर रहे हैं? क्या ये फिर से आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, तो फिर हम इनको कर क्यों रहे हैं? ये जानने के लिए हम इसको करते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या रहता है। जैसे अगर आप SSC की GS पढ़ रहे हो, तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि SSC की GS में किस तरह के प्रश्न पूछेगा, भाई आप लोग जानते होंगे SSC स्टैटिक पूछते हैं। स्टैटिक में क्या पूछती है? आपने अभी रिसेंट में MTS दिया होगा SSC का, हाँ जी दिया था। तो SSC अगर आप ये ही ना जान पाते कि क्या पूछेगी, किस तरह के प्रश्न, तो क्या आप MTS में स्कोर कर पाते? नहीं जी। इसीलिए जानना जरूरी हो जाता है। समझे मेरी बात को? थम्स अप करेंगे। पवनों एवं उनके प्रवाह, पवन और क्षेत्र। बोरो हवाएं, बोरे में क्या लेके जाते हैं? ईंट लेके जाते हैं जी, ठीक है। मिस्ट्रल, खमसिन और हरमट्टन, क्या बोलोगे? कौन सी हवा का संबंध किससे है आपका? पहले का सी हो गया। मिस्ट्रल हवाएं ये फ्रांस की हो गई। खमसिन हवाओं की बात करें मिस्र की हैं, और अफ्रीका में चलती है हरमट्टन, कई बार डॉक्टर हवाएं भी जिनको हम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे जी भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका? CDBA, CDBA नहीं, सॉरी CDAB होगा, CDAB यही है ना, CDAB एकदम से ठीक है। सही मिलाने दिक्कत हो जाती है, आगे आएंगे। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। मैंने दोस्त आपसे कहा क्या पोजीशन पूछ रहा है? सेकंड और थर्ड, पहले को कम पूछता है। बुद्धा बैच के बारे में बच्चे इस क्लास के बारे बाद में बताऊंगा, मैं अभी बता दूंगा आपको, पहले ये देख लें एक बार, प्रश्नों को जान लें। तो तीसरा उत्पादक क्या बोलोगे? राजस्थान कौन सा उत्पादक है? ये सेकंड है। यहां पर खेतड़ी की खान है बच्चे, क्या बोलोगे? खेतड़ी की खान है। और सेकंड पे कौन आता है आपका? सेकंड पे आता है आपका बच्चे खेतड़ी की खान हो गया, सॉरी राजस्थान हो जाएगा। पहले पर कौन आएगा आपका? पहले पे आता मध्य प्रदेश। और क्या बोलोगे? तीसरे पे आएगा झारखंड। झारखंड में दोस्त आपका खान है मुशाबनी की खान। किसकी? मुशाबनी खान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीसरी स्थिति पर आता है, थर्ड। बहुत सारे दोस्तों ने सी आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत गजब।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है, जिसका मिलान सही नहीं है? ये भी हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, और पूर्वोत्तर में जिसको हम झूम की खेती भी कहते हैं। बोले यस, क्या आप झूम की खेती के बारे में जानते हैं, जो पहाड़ी इलाके में होती है पूर्वोत्तर में? जैसे नॉर्थ ईस्ट में कौन सी होती है हमारी, झूम कृषि को बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं। क्या दीपा छत्तीसगढ़ की है? सॉरी बच्चे, एक सेकंड बस। क्या दीपा छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है, पामलू मणिपुर की है, झूम असम की है, या फिर बेवर बिहार की है? तो क्या बोलोगे जी? बेवर बिहार की नहीं है। वेवर खेती फिर कहां पर होती है? बोले जरा। डी बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। तो जो वेवर खेती है बच्चे, ये मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश में इसी खेती को हम कहते हैं डहिया। वेवर बोले या डहिया बोले, ठीक है। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? कौन सी स्थिति पूछ रहा है? सेकंड, पहला नहीं, दूसरा और तीसरा। तो अगर हम बात करें वो कौन सा है जो पॉपुलेशन डेंसिटी में दूसरे पर आता है? पहले पर आता है एशिया का घनत्व सबसे ज्यादा है, पहला स्थान तो आता है एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का। और दूसरा किसका आता है? दूसरा आता है यूरोप का। क्या बोलोगे? यूरोप का। जैसे मैं पूछ लूं सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से कॉन्टिनेंट में होगी, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। जैसे देश की बात करते हैं हम, देश होता मोनाको। जैसे राज्य में आते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका आता है राज्य में? बिहार का आता है, ये सबसे ज्यादा जनघनत्व। सबसे कम की हम बात करते हैं राज्य में तो अरुणाचल प्रदेश का आता है, ठीक है, जानते हैं ये बात। आगे आएंगे। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी पहले हुआ करता था, लेकिन इसके बाद रिकॉर्ड हुई कहां पर? माशिन राम में, मेघालय में। हाँ भैया, इस प्रश्न को तो हम उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, जैसे मैं पूछ लूं चेरापूंजी, तो मैं बोलूं दक्षिण का चेरापूंजी किसको कहते हैं? ये बताओ। दक्षिण का चेरापूंजी ये कहां है? ये है कर्नाटक का अगुम्बगे गांव। क्या बोलोगे? अगुम्बवे गांव। कहां का? कर्नाटक का। ये जानते होंगे आप कि मासिन राम में कितनी वर्षा होती है? तो 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये देश में सबसे ज्यादा है। कौन सी पहाड़ियों की वजह से होती है? तो ऐसे क्लियरली पढ़ना, बोलेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया, उन तीनों की स्थिति की वजह से बादल क्या है, वहां टकरा टकरा करके घूमते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? सबसे बड़ा है वो मैंग्रोव। क्या आपका गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स हैं, पिचावरम वन है, या सुंदरवन वन है, या फिर पनावा मैंग्रोव्स वन है? तो हम बोलेंगे सुंदरी के वृक्षों वाला सुंदरवन। इसका नाम सुंदरवन कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और देश का बच्चे जो टोटल मैंग्रोव एरिया है वो अकेले सुंदरवन में है, मैंग्रोव वन का, ठीक है। आप भी जानते हैं इसको सुंदरवन हम नाम क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पर पौधा कौन सा पाया जाता है? सुंदरी नाम का पौधा यहाँ पर पाया जाता है। और सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी कहाँ पर बनता है? वो सुंदरवन में ही बनता है। मुझे बताओ कौन सी दो नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं। अब आए हम पॉलिटी के क्वेश्चन पर। तो अगर मैं बात करूं, अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं एक बार। ज्योग्राफी की बात करेंगे भाई साहब। ज्योग्राफी, तो यहां एक बात समझो आप, प्रश्न कैसे पूछेंगे, सीधे सीधे या थोड़े अटपटे? 2021 के प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा तुमसे कि थोड़े अटपटे क्वेश्चन पूछेंगे। अटपटे भैया क्या हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे कोई चैप्टर होता अटपटे नाम का कि अटपटे चैप्टर पढ़ लो? नहीं। बोलने का मतलब है प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ प्रश्न बेहद आसान पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ बहुत अच्छे भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ध्यान से करेंगे तभी कर पाएंगे। ये पढ़ के रखना, ये ज्योग्राफी के लिए हुआ।
भारतीय संविधान, अब पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेंगे आप कितने बना पाते हैं। पॉलिटी के तो सारे क्वेश्चन बना लेते हो ना तुम, इसमें बना के दिखाओ। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार है जो मानव दुर्व्यापार को निषिद्ध करता, मानव के दुर्व्यापार को? यह किसमें कहा गया है? यह कहा गया है बच्चे आपका आर्टिकल 23 में। क्या बोलोगे? आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 23 किस में आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा, क्योंकि 23 और 24 इसी में बात की गई है, मानव का व्यापार। और 24 की अगर हम बात करें बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है उसके बलात् श्रम पर, यानी उसे जबरन कार्य नहीं करा सकते आप। स्वतंत्रता का समता 14 से 18 में आ जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आ जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो मानव के दुर्व्यापार को कब खत्म कर दिया गया था? इसको जब हम लेकर के आए थे आपका 1976 में, 1976 में बंधुआ मजदूरी एक्ट उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी एक्ट उन्मूलन कब आया था? ये 1976 में, तब इसको खत्म किया गया था। किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? क्या सहभागिता मतलब? पार्टिसिपेशन, कि कभी पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं उसमें राजनीतिक जो दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये अनुशंसित कर दिया। कौन सी समिति थी? सादिक अली, JL व्यास, अशोक मेहता समिति थी। याद है, अशोक मेहता समिति ही पंचायती राज से जुड़ी हुई है, ठीक है, जिन्होंने 1977 में रिपोर्ट दी थी अपनी। और द्विस्तरीय पंचायत इन्होंने बताई थी, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। लेकिन एक थे हमारे जिन्होंने पंचायती राज की अनुशंसित की थी त्रिस्तरीय, वो कौन थे आप बता सकते हैं? तो बलवंत राय मेहता, जिन्होंने ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर, 3 स्तर बताए आपका किसका? पंचायत के, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली के। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? कि स्वतंत्रता जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ राइट्स है। बार्कर, लास्की, ईस्टन या फिर मिल? तो क्या बोलेंगे जी? लास्की देखते हैं, लास्की। और लास्की क्या बोलोगे? लास्की ने स्वयं कहा था कि मैं स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उनको सकारात्मक रूप में देखता हूं। ये किसका कथन है? फिर से एक स्टेटमेंट आया लास्की का। बिहार राज्य विधानमंडल, ये क्वेश्चन हुआ आपका बिहार जीएस का। और बिहार जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये या तो बिहार में कोई योजना आएगी सरकार की, उसका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, या बेहद आसान प्रश्न पूछा जाएगा। बोले जी, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष होगा, या फिर 1 वर्ष? तो याद रखेंगे 2 वर्ष का, क्योंकि ये बिहार की प्राक्कलन समिति है। देश की अगर एस्टिमेट कमेटी की बात करें, देश की अगर प्राक्कलन समिति की बात करें, वो 1 वर्ष की होती है। उसमें 30 सदस्य होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 के 30 सदस्य किससे आएंगे दोस्त, जरा बताएं? लोकसभा से या राज्यसभा से? तो आप कहेंगे कि भैया ये 30 के 30 लोकसभा से आते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता। जो बिहार की प्राक्कलन समिति है उसमें 25 सदस्य होंगे। मुझे बताइए, बिहार में विधान परिषद है या नहीं है? भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 में है। तो ये 25 सदस्य कैसे होंगे? 19 तो आते हैं यहाँ की विधानसभा से, और जो 6 आएंगे वो यहाँ की विधान परिषद से आएंगे। कहाँ से आएंगे? विधान परिषद से आएंगे। बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आगे आएंगे। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? क्या बोलेंगे? भारतीय संविधान के केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में, कि यहां पर आपका क्या है? एक फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज। प्रवृत्ति का मतलब होता है झुकाव, और हमारे देश का झुकाव जो है वो केंद्रीय संघ की तरफ है। ये किसने कहा? केसी वियर ने कहा आपका, मॉरिस जोन्स ने, या आइवर जेनिंग्स ने?
या फिर ग्रेनविले ऑस्टिन ने? तो किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था, आइवर जेनिंग्स। केसी व्हीयर वही है जिन्होंने भारत के संविधान को कहा था अर्धसंघीय। अर्धसंघीय संविधान, भारत के संविधान को किसने कहा था? केसी व्हीयर ने। ऑस्टिन, ऑस्टिन का क्या कथन है? ऑस्टिन का कथन नहीं, एक कथन है इसमें, एक कथन की और बात करते हैं हम। जो आपका मॉरिस जोन्स है, मॉरिस जोन्स ने कहा था भारत के संविधान को सौदेबाजी का संघवाद, सौदेबाजी का संघवाद बताया, सौदेबाजी का संघवाद इन्होंने बताया है। जेनिंग्स ही वो व्यक्ति हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे विशाल संविधान भारत के संविधान को किसने कहा है? तो ये दुनिया के विद्वान लोग हैं, कानूनवेत्ता हैं। कौन? आइवर जेनिंग्स। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? कौन थे? पहला, यह आसान प्रश्न है। पहले अधिवेशन में बच्चे 9 दिसंबर, क्या बोलोगे? सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946 को कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? तब बने थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वसम्मति से। तो पहले जो थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। यूएनओ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे एक बार ये भी बताएं दोस्त, यूएनओ कब स्थापित हुआ? यूएनओ का फाउंडेशन कब हुआ? तो हम कहेंगे भैया 24 अक्टूबर, यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और सम्मेलन था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जिसमें 26 जून, क्या बोलोगे? 26 जून 1945 को ये प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 45, क्योंकि हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी था। और मैं आपको हमेशा एक बात बताता आया हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 हुआ और दुनिया ने एक संगठन बनाने की सोची, जिसको हम LON के नाम से जानते हैं, लीग ऑफ नेशंस। 10 जनवरी 1920 को हमने ये बनाया था, लीग ऑफ नेशंस। ये बनाया इसलिए था कि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ? हाँ जी, हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से हमने बनाया क्या? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 26 जून 1945 को, जिसके द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या बोलेंगे? यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। 193 सदस्य देश हैं इसके, और 193वां सदस्य इसका दक्षिणी सूडान है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति जी को जब चुना जाएगा तो उनका जो बच्चे निर्वाचक मंडल होगा, जो इलेक्टोरल इनका होगा, उसमें कितने लोग होंगे? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे सिर्फ। क्या ये सही ऑप्शन है? नहीं, दोनों सदस्यों के निर्वाचित भी और आपका जो मनोनीत है, यानी इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। जैसे मान के चलो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, वो तो अब खत्म कर दिए। राज्यसभा में तो राष्ट्रपति साहब कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति नामांकित करेंगे, तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के में नहीं। क्योंकि राष्ट्रपति के में भाग लेंगे, राष्ट्रपति ने ही नॉमिनेशन किया था उनका, तो राष्ट्रपति साहब का ही पक्ष लेंगे वो तो वहां भाग नहीं लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब के चुनाव में क्या लेंगे? वो भाग लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले, कौन से? हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनको कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कौन हटा सकता है? सिर्फ और सिर्फ भारत के चीफ जस्टिस? नहीं जी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा है? निंदा प्रस्ताव, मोशन ऑफ सेंसर, कहीं भी जाए, स्थगन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि सरकार में हमको विश्वास नहीं रहा है,
इसके लिए आता नो कॉन्फिडेंस मोशन। देश में पहली बार जेबी कृपलानी जी लाए थे पंडित नेहरू के खिलाफ 1963 में। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? लोकसभा में, निम्न सदन में आएगा हमेशा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ आया हमारे देश में? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी जी थे, जिनके खिलाफ 15 बार नो मोशन कॉन्फिडेंस, आपका क्या बोलेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। आगे आएगा। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। भाई बिहार में विधान परिषद है तो विधान परिषद से क्वेश्चन बनना जरूरी है। क्या बोलेंगे? कितनी होती है न्यूनतम? कम से कम 40 होती है। और ऐसे ही बच्चे विधानसभा में न्यूनतम कितना होता है? विधानसभा में कम से कम कितनी होंगी? तो विधानसभा में कम से कम 60 होती हैं। 60 एक्सेप्शन है, जैसे सिक्किम है 32 सीट है, पुडुचेरी है 30 है। अगर हम बात करें 40 सीट भी है। गोवा में बताएं कितनी सीट है विधानसभा की? तो विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य। और विधान परिषद में कितने भाई साहब? 40 सदस्य होते कम से कम। अच्छा कोई बता सकता है बिहार की जो विधान परिषद है इसमें कितने सदस्य हैं? बोलेंगे? राष्ट्र संघ लीग, अभी बताया ये तो मैंने आपको, कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशंस कब आया अस्तित्व में? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमने सोचा कि दुनिया में शांति की जरूरत है, ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो दुनिया में शांति स्थापित करे, और बहुत काम भी किया। ऐसा नहीं है, लीग ऑफ नेशंस ने 10 जनवरी 1920 को बना था। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने बोला विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बहुत शानदार, बहुत शाबाश। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट, ये एकदम से किसी की तरफ झुकाव नहीं हो जाएगा। जैसा भी देखा हो आपने, भारत ने रूस यूक्रेन वॉर हुआ तो भारत ने किसका साथ दिया? किसी का नहीं। तो गुट निरपेक्षता की नीति के जन्मदाता कौन थे? ऐसी नीति किसने विकसित की? क्या बोलोगे? जवाहरलाल नेहरू ने। और गुट निरपेक्ष आंदोलन चला, जिसको नॉन अलाइन मूवमेंट हम बोलते हैं, नाम आंदोलन के नाम से जानते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में चला था। और नाम का हेडक्वार्टर भी बड़ा पूछा जाता है, कहाँ पर है गुट निरपेक्ष आंदोलन? क्या बोलोगे? जकार्ता में। जकार्ता कौन से देश की राजधानी हुआ करती थी? ठीक है। ये 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने इसको चलाया पहले, मिस्र के, यूगोस्लाविया और इंडिया के, यहाँ के नेताओं ने इसको स्थापित किया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1977 में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, 325 सीट बिहार में थी। 325 सीट बिहार में थी। लेकिन 1956 में जब राज्य बना तब बिहार में कितनी सीट थी? 318 थी। किसकी सीट पूछ रहे हैं? विधानसभा की सीटें। लेकिन वर्तमान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं जरा बताएं? वर्तमान में तो भैया सीट 243 हैं। तो इतनी सीट ये कैसे घट गई भैया? क्या बोलोगे? इतनी सीट कैसे घट गई? क्योंकि बिहार से बच्चे झारखंड को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग निकाल दिया। किससे? बिहार से। जैसे छत्तीसगढ़ निकला था, एमपी से निकल गया सन 2000 में। उत्तराखंड की बात करें, किससे? यूपी से निकल गया था सन 9 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर को क्या बोलोगे? झारखंड निकल गया। कहाँ से? बिहार से। और जैसे ही बिहार से निकला तो कितनी सीट रह गई? 243 सीट। विधान परिषद में कितनी सीट बताई मैंने आपको? 75। राज्यसभा में 16 और 16 का 2.5 गुना लोकसभा में 40 सीट। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो 2.5 गुना किसमें है? वो आपका बिहार में है जी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य कौन करता है? किसकी? स्पीकर, यानी लोकसभा की बात कर रहे हैं। कभी कभी हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछा गया तो इन्होंने सोचे कि किसके अध्यक्ष और किसके उपाध्यक्ष। हमेशा सोचना है दोस्त, इंग्लिश वर्जन देख लिया करो। स्पीकर की बात करें, स्पीकर कौन है? लोकसभा में होते हैं। तो सदन का जो वरिष्ठ सदस्य है वो, सत्तारूढ़ दल का जो वरिष्ठ सदस्य है वो, उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दें,
जिसको राष्ट्रपति साहब बोल दें। ए बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे, कह रहे सदन का वरिष्ठतम सदस्य होगा, एकदम ठीक है। सदन का कौन? जो सीनियर मेंबर होगा वही। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कहां बताया गया है दोस्त? आर्टिकल 93 में इसके बारे में बताया गया है। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी। यह अब आसान हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब राज्य बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, तो उस समय थी सीट 318। 1977 के समय पर सबसे पीक पर थी 325, लेकिन सन 2000 में यही संख्या घट के कितनी हो गई? आपका 243 हो गई, क्योंकि झारखंड अलग हो गया। ये हमने अभी बात की थी। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया गया? संयुक्त अधिवेशन यानी कि जब किसी बिल पर सहमति ना बन रही हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठे बुला लेंगे। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब इसके लिए बुलावा देते हैं। किस आर्टिकल में इसको दोस्त बताया गया? आर्टिकल 108 में बताया गया है। अध्यक्ष कौन होंगे इसके? लोकसभा अध्यक्ष होंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन होंगे? फिर लोकसभा उपाध्यक्ष होंगे। लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो क्या राज्यसभा सभापति होंगे? नहीं जी, राज्यसभा के उपसभापति होंगे। याद रख लेना, राज्यसभा के सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन में भाग नहीं लेते हैं। बात समझे? तो कौन होंगे? या तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा के उपसभापति। बुलाएंगे प्रेसिडेंट साहब। तो किस चीज के लिए बुलाएगी? दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाई गई। 3 बार बुलाई गई है। एक बार बैंकिंग के लिए 1978 में बैंकिंग विधेयक के लिए, एक बार आपका पोटा एक्ट था सन 2002 का, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट सन 2002 में इसके लिए बुलाई गई थी। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन जिसको हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। किस देश से लिया है हमने कॉन्सेप्ट? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब तक 3 बार इसको बुलाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेगा? यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि देश में कितने होते हैं? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य 2 हैं। इनके बीच कोई मतभेद हो गया। हमारी बॉडी में 3 सदस्यीय निकाय है चुनाव का। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य। अब यही आपस में लड़ जाएं तो कौन इस परेशानी को सॉल्व करेगा? राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय बीच में आ जाएगा, या बहुमत से यही आयोग स्वयं? तो याद रख लेना, कमीशन इटसेल्फ बाय मेजॉरिटी। स्वयं आयोग ही निर्णय लेगा, अन्य कोई इसमें शामिल नहीं होगा। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा? भाई, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति जी इस पद को सुशोभित कर जाते हैं। आर्टिकल 64 हम पढ़ते हैं तो। लेकिन राज्यसभा के सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, तब कौन होगा? क्या लोकसभा के स्पीकर हो जाएंगे, या उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य हो जाएगा, या राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य? किसके द्वारा नियुक्त? राष्ट्रपति जी के द्वारा। एमडे अजमल, मोहम्मद अजमल, मेरे दोस्त श्रेया तिवारी, बच्चू एकदम ठीक है, प्रियंका द्विवेदी जी सही आंसर है, अमन कुमार वेरी गुड। आगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? कौन सा शब्द? क्या समाजवादी शब्द था? हाँ जी। पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, अखंडता को, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया, सिर्फ यही 3 शब्द जोड़े गए। किसमें? आपका उद्देशिका में। उद्देशिका में। और उद्देशिका बोले या प्रस्तावना बोले, और उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946 को। कौन लेके आए थे? नेहरू जी द्वारा इसको लाया गया था। आ गए।
निम्न में से कौन सी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी? और इससे मुझे कुछ ध्यान आता है, मैं तुमको 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। अभी क्वेश्चन कर रहे थे हम 2 दिन पहले ही। सर आपसे बात कैसे होंगी प्लीज बताएं। बादल को भेजना पड़ेगा भाई, बादल को बोले आपका मैसेज लेके आए और मेरे ऊपर आकर के तुम्हारे मैसेज को बरसा दे। बात नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना है। कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं थी? ताराकुंडे, थुंगन समिति। थुंगन समिति बच्चे पंचायती राज के लिए है। बलवंत राय, अशोक मेहता, तो क्या बोलोगे ये किसके लिए है? ये पंचायती राज के लिए समिति है, पंचायती राज। इंद्रजीत गुप्ता जी को जानते हो? दिनेश गोस्वामी, ये सब चुनाव आयोग की हैं, ये चुनाव से संबंधित समिति है। जैसे इंद्रजीत गुप्ता जी की अगर हम बात करें, इंद्रजीत गुप्ता जी समिति, तो ये सब लोग किसके लिए? चुनाव हुए, जैसे चुनाव के इन्होंने खर्चे वगैरह बता दिए किसी ने कि चुनाव के खर्चे होंगे, कितना खर्च होगा। सरकार हेलो 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 हेलो, एक बार बताएंगे बच्चे क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, ठीक है आवाज? हाँ जी। तो जो सरकारी आयोग बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया था? केंद्र राज्य संबंधियों का पुनर्विलोकन कराने के लिए। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सूचकांक आप लोग बहुत सारे इंडेक्स पढ़ते होंगे, नवाचार सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ये सूचकांक होता क्या है? कह रहा है कि सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, स्पेशल टाइप ऑफ मीन। क्या किसी चीज का एक एवरेज होता है? मीन, एवरेज भी नहीं, औसत भी नहीं, माध्य की बात कर रहे हैं। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है? नहीं जी, याद रख लेना, सूचकांक किसको? आपका निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है। क्या बोलेंगे? सूचकांक हमेशा क्या होगा? एक निरपेक्ष परिवर्तन क्या हुआ है उसको मापता है। 1 सेकंड का टाइम देना प्यारे बच्चे। एक सेकंड का टाइम देंगे। तो चेक करो ढंग से। हेलो हेलो, एक बार थम्स अप करके बता देंगे भैया मेरी आवाज आप लोगों को एकदम सही आ रही है। एक पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? मैं कहता हूं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन जनगणना का ये पूछ लिया। अगर मैं बात करूं देश का बच्चे लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है? 943 है। सबसे ज्यादा केरला का है, 1084 है। तो ऐसे कितने हैं जिनका 943 से ज्यादा है? तो ये तो कठिन क्वेश्चन है। तो कठिन 100% पेपर हमको कभी नहीं करना, इतना कॉन्फिडेंस हमको रखना है कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से हमको इतना बनाना है कि हम मेरिट में आ पाए, हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो क्या बोलेंगे जी? कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो कितने हैं वो? 18 हैं। यूटी, क्या बोलोगे? कितने की संख्या है वो? 18 की संख्या है। कोई दिक्कत? आगे, बिहार राज्य के 2020-2021 के बजट में
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? बोलेंगे जी। एकदम ठीक है बच्चे। नहीं, ऐसी ऑब्जेक्टिव ही पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, ओएमआर शीट आएगी, गोला भरना पड़ेगा। देंगे जी। देखो, सबसे पहले हमको देखना जीएसडीपी क्या होता है। कितने बच्चे जानते हैं जीएसडीपी क्या होता है? तो हम बात करें बच्चे, हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जानते हैं। हाँ जी, जानते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फिर जीएसडीपी क्या होता है? तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है जीएसडीपी। तो इसके अगर हम प्रतिशत की बात करें, ये पूछ रहा 2020-21 कितना प्रतिशत रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। टू 2.97%, 2.97%, 2.97%, बहुत सारे बच्चों का आंसर आता हुआ। वेरी गुड, एकदम से ठीक है। आगे आएंगे। आगे आएंगे जी। कृषि प्रतिवेदन के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? द्वितीय, मैंने क्या कहा आपसे? फिर से प्यारे बच्चे, आपका कौन सा प्लेस पूछ रहा है? सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ऐसे पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे जी? कौन सा है द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक? तो क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र है जी। हाँ जी। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आएगा। लेकिन चीनी पूछ ले तब क्या आंसर करोगे? चीनी उत्पादन में कौन सा होगा? तो चीनी उत्पादन में दोस्त फिर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा चीनी मिल भी कहां? यहीं पर। ठीक है, सबसे ज्यादा चीनी मिल भी कहां पर होंगी? यहीं पर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? जिसमें बच्चे जो संरक्षित वन है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, बोलेंगे जी। तो संरक्षित वन का प्रतिशत मैंने अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 2021 में भी सबसे ज्यादा इसी में है। ये तो 2019 पूछ रहा है क्योंकि परीक्षा के अनुसार 2021 में भी सबसे ज्यादा इसी में है। नहीं, डेली क्लास नहीं चलेगी प्यारे दोस्त, क्लास चलेगी आपका, क्लास चलेगी आपका आज, कल और परसों। प्रीवियस ईयर है। क्लासेस तो आपकी शुरू होंगी 1 तारीख से, रेगुलर क्लासेस। ये सिर्फ आपको इतना बताने के लिए है, ठीक है, कि भाई प्रश्नों का स्तर क्या आता है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का, फिर से देखो, अच्छा ये बताओ पहला स्थान किसी का पूछ रहा है क्या? नहीं, जिसका पूछा दूसरा पूछा या फिर तीसरा पूछा। तो मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है या फिर राजस्थान है? तो क्या बोलेंगे? मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान है। और पहले पर कौन सा आएगा जी? मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो जो कर्नाटक है इसका आएगा पहला स्थान, पहला स्थान। ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चा? देखा ऊपर, ठीक है। नहीं, 10+2 लेवल नहीं आएगा बच्चे। परीक्षा का जो लेवल आएगा वो 10वीं स्तर का आएगा। लेकिन मैं तुम्हें सही बताऊं तो 10वीं स्तर में हम लोगों को इतिहास समझ में आ जाता है, ठीक है। 9th-10th लेवल तक इतिहास का, ज्योग्राफी का एक अच्छा लेवल आ जाता है। साइंस के क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें से अगर मैं बात करूं तो आपको 15 क्वेश्चन तो 10th लेवल प्लस के मिलेंगे, देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, 10th से ऊपर के ही क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन काफी क्वेश्चन लगभग 50% में हम बांट सकते हैं उसको। पेरोस्रोइका का क्या आशय था? बोलेंगे पेरोस्रोइका, ये क्या, ये पुनर्निर्माण था या प्रजातंत्र था? बच्चे जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, रिकंस्ट्रक्शन, इसी को हम बोलते हैं पुनर्निर्माण। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक पूछ लिया क्वेश्चन कि जर्नल लॉजिक का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया परीक्षा में कि बहुत कॉमन चीज बोल, जैसे पूछ लिया कि पेड़ में यह जरूर होगा, और ऐसा नहीं वो रिक्त स्थान, बस 4 ऑप्शन दे दिए कि ये जरूर होगा, पत्ती दे दी जैसे, तो पेड़ में हमेशा पत्ती हो, क्या ये जरूरी है? बोलो यस और नो। ऑलवेज क्या हमेशा पत्ती होती है? कि पेड़ में यह हमेशा होता है। ऐसे भी पूछा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर हो। पुनर्निर्माण तो समझते होगे ना, किसी चीज को रिकंस्ट्रक्शन करना। जैसे मान के चलो कुतुब मीनार थी, सन 1505 में बिजली गिरी और सिकंदर लोदी का शासन था, तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया गया, वो चटक गई। भूकंप आया दिल्ली में, सॉरी मैं थोड़ा वो बोला, फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरी थी 1386 में, 1505 में आया था दिल्ली में भूकंप, तो ये दोबारा फिर से बने, इसको हम पुनर्निर्माण कहते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, कि भाई आने वाले टाइम में यहां पर ये पूरा हो जाएगा, उस बाजार को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वायदा हो रहा है, क्या बोलते हैं? फ्यूचर्स मार्केट इसको हम बोलते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? इल्तुतमिश ने पूरा किया था, एक बच्चे ने लिखा हाँ। ऐबक ने जो कुतुब मीनार शुरू कराई बच्चे, उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया, एकदम ठीक लिखा है। निम्न में से कौन सा जो करेंसी है उसका बच्चे प्राइमरी फंक्शन है? वो मूल्य को मापती है, वो मूल्य का संग्रहण करती है। तो क्या बोलोगे? कोई भी करेंसी है वो सबसे पहले तो मेजर ऑफ वैल्यू है। जैसे आप देखते होंगे कि $1 की कीमत हमने मान ली लगभग 80 रुपए के आसपास है, और रुपए से हम उसकी तुलना करें, हम क्या बोलते हैं? रुपया कमजोर है, डॉलर मजबूत है, ऐसे बात करते हैं। तो ये दरअसल में कोई भी करेंसी क्या है, ये मेजर करती है उसकी वैल्यू को। क्या करेगी? मेजर करती है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। बिल्कुल होगा सुभाष रॉय जी, प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन रखें। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि कौन सी है? कोई भी राजनीतिक परिघटना हुई तो क्या बोलोगे? डिडक्टिव इन नेचर। कोई राजनीतिक घटना हुई है, परिघटना का मतलब होता है घटना के आसपास की सारी चीजें, उसके लिए अगर हम बात करें कि फिलोसॉफिकल जो तरीका है, जो कोई ट्रिक है या कोई मेथड है, वो कौन सा होगा? प्रकृति से निगमनात्मक। यानी कि जो हमारी प्रकृति है उसने इससे पहले ऐसी कैसी घटनाएं वहां पर हुई हैं। जैसे किसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखते होंगे कि इसका सॉल्यूशन गीता जी में दिया गया है, तो ऐसी राजनीतिक घटना पहले हुई है, तो उस घटना से हम रिलेट करके सोचे कि तब उसका सॉल्यूशन ये था, तो वो क्या है? वो प्रकृति ने हमको दिया है पहले से। एकाधिकार में पूर्ति वक्र, पूर्ति वक्र मतलब ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं और टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे। जो पूर्ति वक्र है, जो सप्लाई कर्व है, मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार में एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में सब कुछ होगा। जब किसी एक के कंट्रोल में सब कुछ हो जाए, वो क्या है? वो एकाधिकार है, वो मोनोपोली है। मोनोपोली तो क्या होता है? धनात्मक ढाल का हो जाता है जी। भैया एकाधिकार में जो सप्लाई है वो अस्तित्व में ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूर्ति कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे जो पूर्ति का नियम है, जो आपका पूर्ति का नियम है, यानी कि जो आपका सप्लाई का, यानी लॉ ऑफ आपका सप्लाई है, वो किसके विपरीत होता है? लॉ ऑफ डिमांड के, मांग के नियम के क्या होता है? विपरीत होता है। मांग के नियम के क्या होगा? विपरीत होगा। जैसे तो हम क्या बोलेंगे? जो कीमत है और मांग है उसके बीच क्या है? कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है?
कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होगा हमेशा, यानी कि एकदम नेगेटिव। और कीमत और पूर्ति के बीच में बोलूं, कीमत और पूर्ति के बीच यहां कैसा संबंध होता है? ये धनात्मक संबंध होता है। बात समझे? अगर किसी चीज की कीमतें बढ़ जाएं तो उसकी मांग क्या होगी? उसकी मांग कम हो जाएगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो रिलेशन कैसा हुआ? विपरीत हुआ। क्या बोलोगे? कीमत और मांग। अगर किसी चीज की बच्चे कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा? उसका मांग का नियम क्या चलेगा? विपरीत चलेगा। तो कभी भी अगर मोनोपोली है, एक ही व्यक्ति के अधिकार में सब है, जो सप्लाई है वो अस्तित्व में आएगी नहीं, वो रोक के बैठ जाएगी। काला बाजारी होती है। मान के चलो एक थैली नमक है, पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही थैली नमक है, खरीदार कितने हो जाएंगे? एग्जिस्ट कर पाएगा कुछ भी? तो प्राइस क्या है? बढ़ते 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 आगे आएंगे। हमेशा आशीर्वाद है दोस्त। राहुल कुमार जी, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी विदेशाकृता को बेचना, यानी सेलिंग इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स टू ए फॉरेन बायर। भुगतान संतुलन में जो आपका बच्चे किसको पूछ रहा है? पूंजी प्रवाह को। एक भारतीय बैंक से किसी विदेश उधारकर्ता का जो ऋण गया है, एक भारतीय क्रेता यानी कि जो खरीदार है, इसके द्वारा किसी विदेशीय परिसंपत्ति को खरीदना, किसी बाहरी चीज को, या एक भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी बैंक के लिए गए ऋण का भुगतान करना। तो क्या बोलेंगे? भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी, कोई बाहर विदेश से कोई खरीदने वाला है, उसको बेच देना। अंतिम प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन है हमारे, जल्दी से समझेंगे इनको भी। देखो, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? 11 होते हैं। बहुत बार तुमको समझाया कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, जरा बताना। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? बार बार बोलता रहा हूँ। जीएसटी में कितने अंक होते हैं? पैन कार्ड में भाई साहब 10 होते हैं, जीएसटी में 15 होते हैं, आधार में 12 होते हैं। 12 होते हैं अंक। आगे 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? मतलब सेंसस के जबरदस्त क्वेश्चन पूछे, बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम असम को देखें बच्चे, असम ही है सिर्फ पूर्वोत्तर में 62% के आसपास, बाकी सब 70% है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात हो गई। मेघालय में आपका अगर आप देखोगे 73% के करीब है, मणिपुर 73% के करीब है, सिक्किम 76% के करीब है। ठीक है, मैं इसके बारे में तुमको गाइड करूंगा, अभी समझना। अब ये नहीं देखना है प्रश्न कैसे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो सरप्लस वैल्यू है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा, जब इन्होंने लिखी बुक दास कैपिटल। कौन सी किताब में? दास कैपिटल पुस्तक में क्या प्रस्तुत किया इन्होंने? अतिरिक्त मूल्य का, यानी कि सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत इन्होंने क्या किया? आपका प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, बिहार में क्रियान्वित की जा रही, देखो मैंने कहा ना, कभी भी किसी स्टेट की आप लोग तैयारी करें तो ये नोट्स बना लो अभी से, जो बच्चे बिहार पुलिस की तरफ जाएंगे, कि भैया बिहार में कोई भी प्लानिंग चल रही है, कोई भी योजना चल रही है, वो जरूर पढ़ के रखें। तो किसके लिए? गरीबों को निशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, या वृद्धजनों की निशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, या चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, यह सरकारी हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों को सस्ता खाना उपलब्ध करवाना। तो क्या होगा? चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। ठीक है, 35 किलो राशन इसमें फिक्स किया हुआ है, जिसमें से 20 किलो जो गेहूं मिलेगा वो कितने रुपए किलो पर दिया जाता है बच्चे? 2 रुपए किलो पर। और 15 जो किलो चावल होता है वो 3 रुपए किलो पर दिया जाता है। ठीक है, संघीय बजट 2020-21 में
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? केंद्रीय बजट, संघीय का मतलब केंद्रीय बजट में। बिहार के बजट में विशेष चीज देखने को मिली, 3.3%, 3.8%, 3.5% या फिर 4.0%। बोले जी कितने परसेंट का? तो भाई साहब 3.5% का। अच्छा, बिहार में आप जानते हैं इस बार कैसा आपका ग्रीन बजट आया था पहली बार, जिसमें ग्रीन बजट का मतलब होता है कि जो जलवायु परिवर्तन है या जिन चीजों की वजह से प्रदूषण हो रहा, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। वेरी गुड, बहुत शानदार। रंगराजन समिति के अनुसार, ये दो समितियां हुई, एक तो रंगराजन समिति है जिसने गरीबी रेखा के लिए कहा, और एक समिति और कौन सी थी? तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर साहब कहते थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अगर कोई रोज का प्रतिदिन 27 रुपए खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, और कोई शहर का आदमी है, शहर का आदमी वो 33 रुपए हर रोज खर्च करे तो वो गरीब नहीं है। ऐसे ही रंगराजन साहब क्या कहते थे? रंगराजन जी कहते थे, गांव में इन्होंने बताया 32 और शहर में बताया 47। बोले गरीब नहीं है। बताओ, बड़ा कमाल हुआ। तो क्या बोलते हैं इसको? रंगराजन जी ने 32 से बनता है, 32 गुणा 30 करे तो 900 कुछ, और शहरी क्षेत्र के लिए कितना बताया इन्होंने? नहीं सॉरी, ये अलग अलग लिखे हुए हैं, 1407 और 972 एकदम से ठीक है। ये ऑप्शन बी में भी आ गया ये हिस्सा कट के इसका, इसके लिए सॉरी। क्या बोलोगे? शहरी क्षेत्रों के लिए 972 और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1407, ये कट गया यहां से, ठीक है, ये देख लेना। आगे आएंगे। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। देखो, उत्पादन, चावल, फसल और खनिज, ये अपनी कॉपी में इंपोर्टेंट नोट्स में लिखो कि हम जरूर पढ़ेंगे। उत्पादन हमेशा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे नहीं हमने एक प्रश्न उठाया इस परीक्षा का कि इसको रख दे, नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उत्पादन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए उत्पादन के क्वेश्चन आप लोगों को एनालिसिस में करवाएंगे कि उत्पादन के प्रश्नों को आप अपनी प्राथमिकता पर रखें। ठीक है भाई साहब, समझ पा रहे हैं? तो 2019 के अनुसार भारत में चावल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब को हम बोलेंगे प्रति हेक्टेयर में होता है सबसे ज्यादा। प्रति हेक्टेयर में पंजाब का उत्पादन सबसे ज्यादा होगा। और वैसे सबसे ज्यादा किस में होता है? पश्चिम बंगाल में। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल में। सेकंड पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। थर्ड पर, ऐसे दूसरी और तीसरी स्थिति पूछ लेगा, आंध्रा आ जाएगा आपका, आंध्रा। ठीक है। विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात लिमिटेड कौन से राज्य में स्थित है? योगेश मौर्य जी, अभी पेपर तो हो जाने दो पहले। क्या बोलेंगे? विश्वेश्वरैया लोह इस्पात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? तो भाई साहब कहां होगा? कर्नाटक में होगा। और सबसे पहला अगर स्टील प्लांट बात करें भारत का तो वो कौन सा है? वो कुल्टी में है। कुल्टी, कुल्टी वेस्ट बंगाल में। लेकिन वास्तविक रूप का 1907 है, जिसको आपने सुना होगा बहुत बार, जमशेदपुर का टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। सुना है टिस्को? 1907, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की जो मात्रा है उसकी वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो मुद्रा है वो इंक्रीज कर जाए तो उससे क्या होगा? मूल्य स्तर बढ़ जाएंगे। तो मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। मूल्य स्तर बिल्कुल बढ़ेगा, परिवर्तन की तो बात ही नहीं होती। उत्पादन और रोजगार स्तर में क्यों नहीं होगा चेंज? उत्पादन में परिवर्तन होगा अगर मूल्य, पैसा बढ़ेगा। रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। उत्पादन बढ़ेगा, मूल्य स्तर बढ़ेगा, क्योंकि अगर क्या बढ़ रहा है? मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, तो रोजगार और उत्पादन बढ़ेंगे, मूल्य स्तर बढ़ेगा। तो कौन कौन से ठीक हो जाएंगे? 1 और 4 ठीक होंगे। भाई अगर पैसा का जो फ्लो है, मनी की मात्रा बढ़ रही है, किसी भी कंट्री में पैसे का फ्लो बढ़ जाए, तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो क्या वहां पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। पैसे के फ्लो, पैसे की वजह से तो बच्चे बहुत से देशों में, मान के चलो भूटान है, तो वहां प्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास।
इस चीज़ को, इसीलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो और जब उत्पादन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, उत्पादन और रोजगार का सीधा सीधा संबंध है। उत्पादन होगा तो रोजगार भी पैदा होगा। ठीक है। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। नवंबर से अप्रैल, तो नवंबर से अप्रैल जैसे गेहूं है, हम जानते हैं गेहूं है, गेहूं और उसके साथ वाली फसलें सब क्या होती है, रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें आपका जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो ये प्यारे दोस्त क्या है हमारा, ये 70 क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़े। अब मैं तुम लोगों को गाइड ये करना चाह रहा था, ये हमने प्रश्न देखे, ये मैंने प्रश्न वो चुने आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मुझे लगे। बाकी प्रश्न इससे निचले स्तर के मुझे लगे। और ये प्रश्न हमने ले लिए 4 सेट में से। 4 सेट का मतलब जीएस का हम माने तो 120 में से 70 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले लिए, बाकी 50 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। वो मुझे लगा मेरी समझ से, मैं जानता हूं कि बच्चे क्या समझ पाते क्या नहीं, कहां उनको क्या समझाना है, कि क्या स्तर उनको तैयार करना है। तो बच्चे फाइट इस 50 क्वेश्चन की है ही नहीं, 50 और 70। तो बात आए हम, अगर मैं इसको 30 क्वेश्चन पे बात करूं, क्योंकि भाई 120 में हम बात कर रहे हैं आपका किसका, तो जो 60% क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, तो 60% अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, यानी 18 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे अध्ययन से और मेहनत से तैयार होंगे। बाकी 30 में से मेरा ये मानना है 12 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 12 से 14 क्वेश्चन जो हर कोई करके आएगा, हर कोई बच्चा बच्चा बना के आएगा, ऐसा नहीं मतलब पढ़ता होगा तो ही करके आएगा। तो 12-14 हर कोई करके आएगा जीएस वाले सेक्शन में, अगर 30 की बात हम करें। इसी को प्यारे दोस्त अगर हम 40 पे कैलकुलेट करें कि भाई 40 क्वेश्चन पूछे जाए टोटल, क्योंकि वेरिएशन है, कम ज़्यादा बढ़ती हो सकता है क्वेश्चन, फिर भी 40 क्वेश्चन बिहार सबका मिला के हम बात करें तो बच्चे 40 का 60% कितना हो गया आपका, 24 क्वेश्चन अच्छे, यानी लगभग हम 50-50 पे बात कर सकते हैं। और 16 क्वेश्चन आपके कैसे होंगे जो हर कोई करके आएगा। तो बात किसके लिए करनी है, एक्स्ट्रा 50% के। तो भैया क्या मेरिट 50% से भी ऊपर जा सकती है, तो मुझे नहीं लगता भाई मेरिट 50% से ऊपर जाएगी। तो क्वालिफाई तो हो जाएगा, लेकिन भाई शुरू से ही मेहनत करो ना, ताकि डाउट ही ना रहे मन में कोई, क्योंकि फिजिकल इतना टफ है कि शायद पेपर के बाद आपको फिजिकल, उतने टफ फिजिकल को तैयार करने का टाइम ना मिले। अब ऐसा तो है नहीं आप आज से भागने लग जाओगे, आपकी बाकी परीक्षाएं भी हैं, पढ़ना भी है। तो पेपर एक बार दे के अच्छा सा तब भाग लेंगे भाई। तो वो शुरू में एक जो प्रेशर होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे तैयारी करेंगे, जो बच्चे पूछ रहे थे, इसके लिए बच्चे आपका क्या बोलेंगे, बुद्धा बैच है, ठीक है, बुद्धा बैच है आपका। और इसके प्राइज के लिए अभी ये चीज़ आप लोग रहने देना, ठीक है। इसके लिए कल वीडियो आएगी एक, ओके भाई साहब, ये 480 लिखा हुआ है ना, क्या होगा, इसके लिए वीडियो आएगी अभी, ठीक है। सर ने बोला है इसके लिए कि इसके लिए कल वीडियो लेके आएंगे, सारी चीज़ें तुमको समझाएंगे। तो बुद्धा बैच शुरू हो रहा है बच्चे आपका, 20 जून से रजिस्ट्रेशन इसमें शुरू हो जाएंगे। और 20 जून के रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका 1 जुलाई से इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर सारी जो सबसे बेहतरीन टीम है RWA की, वो बिहार पुलिस है। बच्चे ऐसे समझना कि बिहार स्टेट में ये एंट्री होगी RWA की। और किसी को भी अगर अपने आप को स्थापित करना है तो टीम जितनी मेहनत करेगी उतना ही प्यार आपको भी टीम को दिखाना होगा, उतनी मेहनत आप लोगों को करनी होगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि शुरुआती दौर में जो जोश होता है वो सबसे शानदार होता है। और ऐसे ही RWA टीम इस बिहार परीक्षा के लिए प्यारे बच्चे, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अपना जो भी मेहनत की जाएगी वो सब हम करेंगे, सब लोग साथ मिलकर करेंगे। उम्मीद करूँगा आप लोग बुद्धा बैच से ज़रूर जुड़ेंगे और बहुत अच्छे से हम सब लोग साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो कल बच्चे जुड़ना ना भूले, कल मैं आपको हिंदी के प्रश्नों का एक स्तर बताऊंगा। हिंदी के हम सारे प्रश्न लेंगे लगभग, मतलब सारे तो नहीं ले पाएंगे लेकिन लगभग ले लेंगे, 80-90 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और उससे अगले दिन फिर साइंस के, ठीक है भाई साहब। तो ज़रूर बताएंगे एनालिसिस देख करके आप क्या समझ पाए। मैंने अच्छे प्रश्नों को आपके लाने के सामने कोशिश की, क्योंकि अच्छे प्रश्नों को हम कभी कभी तैयारी करते टाइम में छोड़ देते हैं। हमको लगता है आसान बन पा रहे, ठीक है, कठिन प्रश्न को हम पढ़ना तक नहीं चाहते, थोड़ा सा कठिन हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये आपके सामने आए
और आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके जाए कि भाई हाँ आसान तो हम सब कर ही लेंगे। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उससे हम एक मानसिक स्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमको आगे ये ऐसा इस तरह से पढ़ना है। पहली स्थिति ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा थर्ड प्लेस भी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको पढ़ना होगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे। थैंक यू।